गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम एक नए टॉपिक लोकतंत्र, डेमोक्रेसी के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के इस क्लास में हम डेमोक्रेसी के शाब्दिक अर्थ, उसका सामान्य अर्थ और उसकी विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात अगर शाब्दिक अर्थ की जाए तो डेमोक्रेसी जो शब्द है वो दो ग्रीक शब्दों डेमोस और क्रेटिया से मिलकर बना है। डेमोस का अर्थ है भीड़, और आधुनिक संदर्भ में अगर बात की जाए, वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो डेमोस का मतलब हो गया जनता, यानी भीड़ या जनता डेमोस का तात्पर्य है। और क्रेटिया शब्द का तात्पर्य है शक्ति। इसका मतलब शाब्दिक अर्थ की अगर बात की जाए तो डेमोक्रेसी का जो शाब्दिक अर्थ है या लोकतंत्र का जो शाब्दिक अर्थ है वो है जनता की शक्ति या भीड़ की शक्ति। ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। लोकतंत्र वास्तव में वैसे तो काफी प्राचीन अवधारणा है, लंबे समय तक ग्रीक विचारकों ने भी लोकतंत्र के बारे में बात की, लेकिन वास्तव में आधुनिक लोकतंत्र की अगर बात की जाए, मॉडर्न एरा का जो लोकतंत्र है उसकी शुरुआत इंग्लैंड की जो गौरवमयी क्रांति है उससे होती है। इंग्लैंड की जो गौरवमयी क्रांति जो कि 1688 में होती है, 1600 या ये कहें कि 17वीं शताब्दी में ये एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने आधुनिक लोकतंत्र को शुरू करने की या आधुनिक लोकतंत्र की नींव डालने का काम किया इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति ने। इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति के पश्चात यूएसए में भी क्रांति हुई, जो 1776 यानी 1776 में यूएसए की क्रांति, और उसके पश्चात फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में। तो इस प्रकार से यूरोप के इन विभिन्न देशों में इन तीन महत्वपूर्ण क्रांतियों ने एक प्रकार से सही मायने में आधुनिक लोकतंत्र को प्रतिष्ठित करने का काम किया, उसे स्थापित करने का काम किया। यहां इस बात पर भी हम बल को भी हमें समझना होगा या इस बात का उल्लेख करना भी उचित होगा कि इन तीनों ही लोकतांत्रिक क्रांतियों ने मूलतः उदारवादी लोकतंत्र की नींव रखी थी। यानी इनके द्वारा लोकतंत्र का जो मॉडल प्रचलन में आया, जिस मॉडल लोकतंत्र का जो मॉडल अस्तित्व में आया वो उदारवादी लोकतंत्र है। दूसरे शब्दों में कहें तो इन तीनों क्रांतियों ने उदारवादी लोकतंत्र को स्थापित करने का काम किया, और लोकतंत्र का यह उदारवादी रूप ही आधुनिक युग में सर्वाधिक प्रचलित एवं ये कहें लोकप्रिय है। विश्व के अधिकांश देशों में उदारवादी लोकतंत्र का स्वरूप है वो ही अस्तित्व में है, और यही लोकतंत्र का जो सिद्धांत है, उदारवादी लोकतंत्र का सिद्धांत है, वो दुनिया में लोकप्रिय भी हुआ है। बात हम लोकतंत्र की परिभाषाओं से करें तो लोकतंत्र की परिभाषाओं की अगर बात की जाए तो यहां एक नाम देख पा रहे होंगे, अब्राहम लिंकन। अगर लोकतंत्र की परिभाषा की बात करें और अब्राहम लिंकन की परिभाषा का जिक्र नहीं करें तो वो परिभाषाएं हैं वो अपूर्ण ही मानी जाएगी। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की एक अत्यंत लोकप्रिय परिभाषा दी, और वो परिभाषा है लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। ये परिभाषा अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के लिए दी, जो अत्यंत लोकप्रिय है। एक प्रकार से सही मायने में लोकतंत्र को दर्शाने वाली ये परिभाषा है। यहां पर हमें कुछ शब्दों को हमें समझ लेना चाहिए जो अब्राहम लिंकन ने कहे। लोकतंत्र में जनता का तात्पर्य क्या है? तो जनता का तात्पर्य का मतलब है कि लोकतंत्र में जो अंतिम शक्ति है वो जनता में निहित होती है। अल्टीमेट पावर कहां होता है? अल्टीमेट पावर जनता में, पब्लिक में निहित होता है। तो
जनता का तात्पर्य है अंतिम रूप से शक्ति जनता में निहित है। जनता द्वारा का तात्पर्य है कि लोकतंत्र में जो शासन शक्ति का प्रयोग है वो जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है, या ये शासन कैसा होगा? प्रतिनिधियों द्वारा किया जाने वाला शासन होगा। जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। तो जनता के लिए शासन का तात्पर्य हुआ कि यहां पर जो शासन होता है उसका उद्देश्य जनता का कल्याण करना होता है, या इसमें जन कल्याण निहित होगा। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य लोकतंत्र वो शासन है जिसमें अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है, जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है और शासन का जो उद्देश्य है वो जन कल्याण होगा, जनता के कल्याण में होना चाहिए। तो ऐसा जो शासन है वो क्या कहलाएगा? लोकतंत्र कहलाएगा। यही कारण है कि अब्राहम लिंकन द्वारा लोकतंत्र की दी गई परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है एवं बहुत ही लोकप्रिय है। बाद में अगर हम लोकतंत्र की अन्य परिभाषाओं की बात करें तो लोकतंत्र की जितने भी परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं को मोटे रूप से हम क्या करते हैं? दो भागों में बांट लेते हैं। कुछ विद्वानों ने लोकतंत्र की सकारात्मक परिभाषाएं दी हैं, जबकि कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जिन्होंने लोकतंत्र की नकारात्मक परिभाषाएं भी दी हैं। यानी दोनों ही तरह से विद्वानों ने इसे परिभाषित किया है। हम पहले देख लेते हैं लोकतंत्र की जो सकारात्मक परिभाषाएं हैं वो कौन कौन से विद्वानों ने दी हैं और किस प्रकार से उन्होंने लोकतंत्र को परिभाषित किया है। देखिए यहां सीले का नाम आया है। हम जब परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत पढ़ रहे थे तो वहां सीले का नाम वहां भी आया था। लोकतंत्र को जो राजनीति विज्ञान है उसमें ये कहा गया था कि राज्य व सरकार दोनों का अध्ययन राजनीति विज्ञान है। तो यहाँ सीले ने यहाँ लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए कहा कि लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। यानी लोकतंत्र की परिभाषा को परिभाषित करते हुए सीले ने क्या कहा? सीले ने कहा कि लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है, प्रत्येक व्यक्ति की इसमें भागीदारी होगी, वो शासन कौन सा होगा? लोकतंत्र होगा। उसके बाद में हम बात करें डायसी की, तो डायसी ने भी लोकतंत्र को परिभाषित किया है और डायसी ने लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा कि लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता का अधिकांश भागीदारी प्राप्त करता है, या जनता का अधिकांश भाग शासन करता है। तो यहां पर प्रत्येक व्यक्ति के स्थान पर क्या हो गया? अधिकांश व्यक्ति क्या करते हैं? शासन में भाग लेते हैं। तो ऐसी शासन प्रणाली क्या होगी? लोकतंत्र होगी। उसके बाद में सीडी बर्न्स ने परिभाषा दी है। सीडी बर्न्स की जो परिभाषा है उसमें कहा गया कि लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें स्वशासन की शिक्षा मिलती है। यानी जिसमें स्वशासन की शिक्षा मिलती है वो शासन कौन सा होगा? लोकतंत्र होगा। और ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? सीडी बर्न के द्वारा दी गई। सीडी बर्न्स ने ये कहा कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें क्या होता है? जिसमें स्वशासन की शिक्षा मिलती है, लोकतंत्र वो शासन है। तो इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों ने सकारात्मक रूप से लोकतंत्र की अपनी अपनी तरीके से परिभाषाएं दी हैं जिनका हमने यहाँ अध्ययन कर दिया। अब हम बात करेंगे लोकतंत्र की नकारात्मक परिभाषाएं। कुछ ऐसे विद्वान भी हुए हैं जिन्होंने लोकतंत्र की नकारात्मक परिभाषाएं दी हैं, और इन नकारात्मक परिभाषाओं की अगर बात की जाए तो कुछ विद्वानों का नाम मैं आपको यहाँ बताऊंगा, उनके द्वारा दी गई परिभाषाएं मैं आपको यहाँ बताऊंगा जिन्होंने लोकतंत्र को क्या किया? नकारात्मक रूप में परिभाषित किया है। और इसमें सबसे ऊपर जो पहले व्यक्ति हैं, पहले विचारक हैं, वो है कार्लाइल। कार्लाइल का जो कथन है लोकतंत्र के बारे में वो है कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। कार्लाइल ने बड़ा इंटरेस्टिंग बात कही यहाँ कि लोकतंत्र के मूर्खों का शासन है। और मूर्खों का शासन कहने का तात्पर्य ये था कि यहाँ लोकतंत्र में बुद्धिमान व्यक्ति और या ये कहें एक कम बुद्धिमान व्यक्ति या ये कहें पागल व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त है, समान। तो इसलिए इन्होंने कहा, कार्लाइल का जो कथन है वो है लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। उसके बाद में बात की जाए लेकी की। लेकी देखो, लेकी क्या कहते हैं कि लोकतंत्र अयोग्य लोगों का शासन है। लोकतंत्र कैसा है? लोकतंत्र वह शासन है जो अयोग्य व्यक्तियों का है। तो इस प्रकार से लेकी ने इसको नकारात्मक रूप में परिभाषित किया। लुडोविसी ने इसको परिभाषित करते हुए कहा कि
कि लोकतंत्र मृत्यु की ओर ले जाता है। लोकतंत्र कहां ले जाता है? मृत्यु की ओर ले जाता है। ये कथन किसका है? लुडोविसी का। और टैलीरैंड ने लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा कि लोकतंत्र दुष्टों का कुलीन तंत्र है। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने इसे नकारात्मक रूप में परिभाषित किया। आज के क्लास में हमने लोकतंत्र के सामान्य शाब्दिक अर्थ और लोकतंत्र का जो विकास हुआ उसके बारे में और लोकतंत्र की परिभाषाओं के बारे में विस्तार से यहां देखने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक लोकतंत्र के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।